स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। नमस्ते, मेरा नाम मेधा आनंद है। मैंने इस बार रैंक 13 प्राप्त की है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और मेरे मार्क्स 310 हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस कैसे मैंने कवर किया, क्या क्या मेरे सोर्सेज रहे, ये कवर करना चाहूँगी। तो शुरुआत करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 से। मेरा इस बार का स्कोर 156 और 154 रहा, जो कि टोटल 310 रहा, जो हाईएस्ट भी रहा। इससे पहले 2 बार मैंने मेंस और दिया है और एक में मेरे अराउंड 260 मार्क्स रहे हैं और एक में 246 भी मार्क्स रहे हैं। तो ये एक मेजर जंप था अराउंड 50 to 60 मार्क्स का, जो मुझे लगता है कि इस बार मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाए, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो बेसिक जो मेरा मटेरियल था, मैंने 2017-18 में मोहापात्रा सर से कोचिंग ली थी वाजीराम एंड रवि में, और उससे सोशियोलॉजी से मैंने रूबरू किया अपने आप को इस सब्जेक्ट से। जब आप ऑप्शनल चुनते हैं तो अधिकतर एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि कैसे चूज करें। देखिए, इसके 2 ही मापदंड है, एक कि क्या उसमें मार्क्स मिल रहे हैं और दूसरा क्या आपको उसकी समझ है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो ऑप्शनल ले लीजिए। मेरा ऑप्शनल ऐसे ही मैंने चूज किया क्योंकि मैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझे उस वक्त काफ़ी मेरे दिमाग में था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग ले लूँगी। बट फिर मैंने कुछ दोस्तों से बात की, सीनियर से बात की, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिविल इंजीनियरिंग ना तो मार्क्स फेच कर पाएगा और ना ही मैं 10-11 बेस बुक्स पढ़ते हुए ये ऑप्शनल जीएस के साथ मैनेज कर पाऊंगी। तो उसका एक ही तरीका मेरे पास था कि मैं सोशियोलॉजी लेती या एंथ्रो या फिर ज्योग्राफी। मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था सोशियोलॉजी में, क्योंकि जो टॉपिक्स थे वो बहुत सिंपल मुझे लगे उस वक्त पढ़ते हुए, कि फैमिली के बारे में, कास्ट के इश्यूज़ के बारे में, विमेन के इश्यूज़ के बारे में, कैसे चीज़ें मिक्सड होती हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे यही ऑप्शनल लेना है। मोहापात्रा सर एक बहुत अच्छे मेरे हिसाब से टीचर हैं सोशियोलॉजी के। वो एक हार्डकोर सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो मैं कहना चाहूँगी। वो आपको इस सब्जेक्ट से मतलब ही मेक्स यू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट, कि वो एकदम बहुत आसान आराम से बैठ के बताएंगे कि देखो बच्चों, मैं ये पढ़ाऊँगा और इसका ये पार्ट है और तुम्हें ये पढ़ना है। ये एक टीचर में होना मुझे लगता है एक बहुत अच्छी खासियत है। जब आप किसी को एक नए सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे कि कोई एक नया इंसान हो। इतने प्यार से उन्होंने हमें सोशियोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया था। ये इंटरेस्ट ही था जिसकी वजह से मैंने अपने 5 अटेम्प्ट में अपना ऑप्शनल कभी चेंज नहीं किया, जबकि मेरे 246 मार्क्स भी आए थे। बट मुझे था कि नहीं, ये ही सब्जेक्ट मैं रखूँगी और इसी में मुझे करना है। आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करते वक्त ये ज़रूर देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा एडवाइस ना लें, अपनी समझ से आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है आप किसी सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, आप उसको लीजिए, उसका बेसिक मटेरियल पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए जो आ रहे हैं, और फिर अपना एक डिसीजन वाइजली चूज करिए। एक बार आपने अगर मन बना लिया है कि आपको सोशियोलॉजी लेना है, तो बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद आप किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल पढ़ सकते हैं। मैंने मोहापात्रा सर का पढ़ा था, बट मैंने सुना है कि उपेंद्र गौर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो भी एक अच्छे माने जाते हैं जिनका मटेरियल अच्छा होता है। आप इस मटेरियल को पढ़ के अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए कि सोशियोलॉजी कैसे, उसकी राइज कैसे हुई, बर्थ कैसे हुआ, कैसे पॉजिटिविस्ट जैसे है कि वो कहते हैं कि ये एक साइंस है। तो ये सब समझ के साथ आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, ये क्यों सोशियोलॉजी को साइंस बनाना चाह रहे हैं, जबकि आपका और हमारा कॉमन सेंस ये कहेगा कि मे बी नहीं है। कॉमन सेंस से मुझे याद आता है कि इसमें एक टॉपिक भी है, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, जिसमें सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि देखिए, सोशियोलॉजी सिर्फ कॉमन सेंस नहीं है। हम कभी कभी ऐसी चीज़ों को गलत ठहराते हैं जो आपकी कॉमन सेंस कहेगी कि ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक डाइवर्स व्यू पॉइंट आपको देती हैं, आपको हेल्प करती हैं कि आप हर चीज़ में बेहतर कर सकें। पेपर 1 के लिए मेरे सोर्सेज वही रहे। मैंने इग्नू का मटेरियल पढ़ लिया था और हैरोलम्बस के नोट्स बना लिए थे। जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे उसको मैंने हाईलाइट करके, देखिए, हैरोलम्बस से आपको 2 चीज़ें अचीव करनी है। ये काफ़ी लेंदी बुक है, बट आपको इसका कुछ ही पार्ट्स पढ़ने हैं, और वो यूजुअली जो एक PDF सर्कुलेट होती है उसमें लिखा रहता है कि वो कितना आपको क्या क्या पढ़ना है। आप उस मटेरियल को पढ़िए, अपनी समझ डेवलप कीजिए,
तो एक पार्ट तो ये हो गया कि हैरोलम्बस से आपको समझ डेवलप करनी है कि कार्ल मार्क्स जब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं वो कैसे इवॉल्व करती है, वो क्यों कहते हैं कि सोशलिज्म कम्युनिज्म बेस्ट है, उन्होंने क्या ऐसी परिस्थिति देखी कि उन्हें लगा कि कैपिटलिज्म जो है वो रिवॉर्ड नहीं दे रही है, और फिर क्या कैपिटलिज्म सच में रिवॉर्ड नहीं दे रही है। ये भी एक अगला सवाल आता है जो आपकी समझ के साथ साथ आगे बढ़ते हैं आप। इसके साथ साथ आपको एक टर्मिनोलॉजी अपनी सोशियोलॉजिकल करनी है। अधिकतर क्या होता है कि हम जीएस में जो लिखते हैं, जब हम देखते हैं कि उसने पूछा कि लीनिएज और डिसेंट में फ़र्क क्या है, तो हम एक जीएस टाइप का आंसर लिख देते हैं कि देखिए लीनिएज तो ये होता है, डिसेंट तो ये होता है, और हम उसमें और कुछ ऐड नहीं करते। अधिकतर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजिस्ट मेंशन करने की ज़रूरत है। मेरा ये मत है कि बहुत ज़्यादा नाम मेंशन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा डाइवर्स व्यू पॉइंट्स दें। मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा नाम मेंशन किए थे, और अधिकतर आजकल एक किताब आने लगी है और काफ़ी बच्चे कोशिश करते हैं कि बस वो किताब पढ़ के उसमें जो भी लिखा है वो आंसर में लिखा है। बट आप समझिए कि अब जो चेक कर रहा है उसे पता है कि आपने सुपरफिशियली उस किताब से पढ़ के आंसर दे दिए हैं, या आपकी सच में समझ है, आपने क्या हैरोलम्बस उठाई है, क्या आपने उसमें देखा है कि लिखा क्या है। और आपको पता चलेगा कि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे रिजर्व आर्मी की बात करते हैं मार्क्स, इसी तरीके से वेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे सोचते हैं। एंड्रे बेते ने वेबेरियन अप्रोच को लेते हुए कैसे पूरे सोसाइटी को 3 पार्ट्स में समझा। ये समझ आपकी तभी बढ़ पाएगी जब आप एक प्रॉपर एक उसकी कोर्स की बुक उठाएंगे। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करने के लिए आप एक कुंजी पे डिपेंड नहीं कर सकते, और वो भी इस एग्जाम के लिए, क्योंकि जो चेक कर रहा है उसको समझ आ जाएगा कि आपने उस कुंजी से लिख के, क्योंकि हर कोई वही लिख दे रहा है, हर कोई उसको उठा के सेम थिंकर्स सेम वो आप नहीं तो किसी की आंसर कॉपी आप देखिएगा, आप रियलाइज करेंगे अगर आप दोनों ने उसी बुक से पढ़ा है, मोर और लेस आपके सिमिलर आंसर्स हो जाएंगे। बात ये नहीं है कि हर कोई सेम से पढ़ रहा है और आपको कुछ नया पढ़ के कुछ एक्सेप्शनल लिख देना है। बात ये है कि आपको उसकी बेस मटेरियल पढ़ना है, जो कि डिफिकल्ट है समझना और पढ़ना, लेकिन आप उसका बेस मटेरियल पढ़िए, अपनी समझ डेवलप कीजिए, और जब आप उस समझ से अपने शब्दों में आंसर लिखेंगे तो जबकि आप सबने हैरोलम्बस ही पढ़ी होगी बट वो आंसर एक अलग ही डिफरेंट होकर आएगा। और धीरे धीरे जब आप उसमें करंट अफेयर्स ऐड करना शुरू करेंगे, अगर आपने सुसाइड पढ़ा और आपने उसको आज की फार्मर्स सुसाइड से या फिर विमेन की सुसाइड से लिंक कर दिया, तो अब एग्जामिनर को पता है कि आप वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको ना सिर्फ बुकिश नॉलेज है बट आप उसको अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर पा रहे हैं। जब कोई आप ट्रेडिशनल चीज़ पढ़ते हैं और आप उसको विमेन के आज के इशू से कनेक्ट कर लेते हैं और आप उसमें एक 2 लाइन का मेंशन कर देते हैं कि देखिए उस समय का कंसाइंस कलेक्टिव था कि सती ठीक थी, बट इस समय का कंसाइंस कलेक्टिव है कि सती ठीक नहीं है। तो जहाँ कंसाइंस कलेक्टिव एक सोशियोलॉजिकल टर्म आपने यूज़ कर दिया, वहीं पे आपने अपनी हिस्ट्री की भी नॉलेज उसमें डाल दी, जो कि बहुत सिंपल नॉलेज है बट वो एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि आपने उन 2 चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाए। आपने उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं रखा कि ये तो मेरी हिस्ट्री है, मैं इसमें यूज़ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। जो तीसरी चीज़ आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी, दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 के, वो है कि आप एक PYQs का कंपाइलेशन इस बार फ्लोट हुआ था, मुझे याद है, PDF, जिसमें पेपर 2 के क्वेश्चंस ऑरेंज फॉन्ट से लिखे थे और पेपर 1 के ब्लू फॉन्ट से पूरे बने हुए थे। उस पूरे PDF में ईयर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किसी महान इंसान ने किया हुआ था, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे पूरी तैयारी में। क्योंकि जब आप कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं, आपने टालकोट पार्सन्स पढ़ लिया, आपने मर्टन पढ़ लिया, अब आपने देखे उसमें सवाल क्या हैं ओवर द ईयर्स, और आपने उन सवाल के आंसर्स को लिखने की खुद से कोशिश की। इनिशियली आप आंसर्स लिखेंगे, आपको लगेगा कि आपने उतना अच्छा नहीं किया है, बट विद टाइम वो बेटर होगा। आप इसको पीयर रिव्यू करवाइए या फिर किसी भी अपने कोचिंग के जो आपके मेंटोर हैं उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप एक कंक्लूजन बेटर लिख सकते थे। जैसे अगर कम्युनिज्म पे सवाल है तो आप उसके एंड में लिख सकते हैं कि ऑल्दो जो कम्युनिज्म के प्रेजेंट स्टेट्स हैं वो इतना अच्छा नहीं कर पा रही हैं, बट जो मार्क्स ने सोचा था वो उस वक्त पे रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि गरीबी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट उस वक्त सोचना ही बड़ी बात थी। ऑस्कर लुइस ने जब कुछ कहा था कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी है, तो आप उसको भी उसमें मेंशन कर सकते हैं कि देखिए उस समझ से उस समझ तक पहुंचना अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। ये आएगा जब आप आंसर लिखेंगे, ये आएगा जब आपका एक सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ एक थिंकर को पढ़ के उसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना अच्छा हो सकता है ना एंड अप करे। लेकिन अगर आपने 3-4 थिंकर्स पढ़ ली हैं, तो अब आप उन दोनों को मिक्स करके लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शंस को यूज करते हुए क्लास और कास्ट और इन सबको लिंक करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन आंसर लिख पाएंगे। वो सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है, स्लीपी क्लासेस के जो आपने फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पर, राइट उनको
लाइक काउंटलेस टाइम्स देखा है। CP classes is one of those मतलब institutions जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। CP classes has been the part of the journey from the very starting. I used to follow that 1 minute series plus the daily 5 questions that you post. सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे ही। पेपर 2 के लिए मेरे अगेन जो बेस नोट था वो महापात्रा सर का मटेरियल ही था। साथ में मैंने एक रिलायबल एंड वैलिड की टेस्ट सीरीज मुझे एक ऑनलाइन पता चली थी, मैंने उसका लिखना शुरू किया। और आप यकीन माने कि जो मैंने पहला टेस्ट पेपर उनका लिखा था, उन्होंने मुझे बहुत मतलब वैसे रिमार्क्स दिए थे कि आप बहुत अच्छे सेंस में उन्होंने लिखा, बट कहना वो यही चाहते थे कि आपने ख़राब लिखा है और आपको इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो इनिशियली बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन मैंने समझा कि वो बात सही कह रहे हैं, तो मैंने इंश्योर किया कि मैं उसको बेटर करूं और मैं उसमें और वैल्यू ऐड करूं और अच्छे से उसके आंसर को लिखती चलूं। ये विद टाइम आएगा, विद मोर नंबर ऑफ रीडिंग्स आएगा। और एक स्लीपी क्लासेस के भी मैंने मटेरियल को पूरा देख लिया था, जो भी उन्होंने क्लासेस ली थी वो मैंने सुन ली थी, उसके नोट्स वो ऑलरेडी देते हैं, वो मैंने ले लिया था। साथ में उनके जो करंट अफेयर्स थे वो मैंने ऐड कर लिए थे। करंट अफेयर्स आपको सिर्फ पढ़ने नहीं है, आपको सिर्फ पता नहीं होना है, आपको उसको कनेक्ट भी करना है। सेम काम रिलायबल एंड वैलिड भी करते हैं, वो डेली करंट अफेयर्स को आपके ऑप्शनल के थिंकर्स और उससे कनेक्ट करते हैं कि कैसे आप उसमें और बेहतर कर सकते हैं। आप उसको यूज़ करिए और अपने आंसर्स में उसको डालने की कोशिश करिए। धीरे धीरे वो आपके एकदम सिस्टम में इनग्रेन हो जाएगा और वो आपके आंसर में भी आने लगेगा। बहुत लोग कहते हैं कि जब सब लोग एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं तो सबके आंसर्स एक जैसे होने चाहिए। मैं इस व्यू से नहीं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि आपके एक्सपीरियंसेस इन लाइफ और साथ में आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपकी समझ क्या रही है, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें दो ही लोगों को अलग बना सकते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग हैं, घर का माहौल अलग है। आप आंसर में बहुत बार वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं। जो मेरी समझ है एक विमेन इशू पे, वो मेरे एक मेल कलीग से अलग हो सकती है, क्योंकि मेरे उसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शामिल रहेंगे, या इवन एक मेल कलीग के उसके अपने डिफरेंट तरीके के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो जब आप आंसर लिखते हैं एक अंडरस्टैंडिंग से लिखते हैं, तो डिस्पाइट कि सबने वही पढ़ा है, आपके आंसर अलग आएंगे। और ये आप ट्राई भी कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ कुंजी से नहीं पढ़ा है और आपकी एक बेस मटेरियल तैयार है ऑप्शनल के लिए, आप रियलाइज करेंगे कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अपने आंसर्स में यूज कर पाएंगे। तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप दोनों ही पेपर को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाई करें। आप एक का मटेरियल दूसरे में यूज करने में बिल्कुल ना झिझकिए, अच्छे से उसको यूज करिए। एक बेस मटेरियल तैयार रखिए जो मेरा महापात्रा सर के नोट्स थे, उसके ऊपर मैंने स्लीपी क्लासेस के मटेरियल, इग्नू, हैरोलम्बस, इन सबको ऐड किया, रिट्जर को पढ़ा, जो जो मुझे समझ में आ सकता था मैंने समझा अपनी उस वक्त की समझ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैंने उसको आंसर्स में लिखने की कोशिश की। रिलायबल एंड वैलिड की मैंने टेस्ट सीरीज भी यूज़ की और उसको लिखा। और अगेन आप जो सोशियोलॉजी में आंसर लिख रहे हैं वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग झलकता है। आपके आंसर को पढ़ के मैं ये बता सकती हूँ कि आपको सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज है या फिर आपको सच में उस बात की समझ है। जब आप धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये बेटर हुआ। मैंने इस बार बहुत ज़्यादा टेस्ट ऑप्शनल के नहीं मैं दे पाई थी क्योंकि मेरे पास समय कम था। अगर मतलब अब आप मुझसे पूछे कि रेट्रोस्पेक्टिवली मैं और क्या कर सकती थी, मे बी मैं और टेस्ट दे सकती थी, क्योंकि अगेन टेस्ट से आप बेटर होते हैं। वो एक आपका प्रैक्टिस मैच चल रहा है जो आपको फाइनली अच्छा खेलने के लिए हेल्प करेगा। बट क्योंकि मैंने इतने टेस्ट नहीं दिए थे, मैं उसकी जगह पर पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगा रही थी। मैं कोशिश करती थी जो भी टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ उसका पास्ट ईयर के मैं सारे सवाल लगा लूँ। इसमें आपको बहुत स्मार्टली क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे, आप एक का आंसर लिखिए, आगे बढ़ जाइए। बट अगर आपको लगता है कि उन दोनों क्वेश्चन ने अलग अलग डायमेंशन कवर की है, आप उन दोनों को लिखिए, क्योंकि आपको वो लिखना है जो वो पूछ रहा है, ना कि वो जो आपकी समझ है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक टॉपिक है, उसके डाइवर्स व्यू पॉइंट हो सकते हैं कि क्यों आया, अब उसका रेलेवेंस क्या है। ये 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से आंसर लिखिए। जब आप लिखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों अलग आंसर्स हैं, सेम नहीं आते हैं वो। अगर सेम आ रहे हैं तो अगेन ये प्रॉब्लम है। आप उसको मैनिपुलेट कीजिए ऐसे कि उस नॉलेज को यूज करते हुए सवाल का जवाब दीजिए। ये मत लिखिए जो आपको आता है। तो ये आप करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज करेंगे आप उसमें करंट अफेयर्स भी लिख पा रहे हैं, आप उसको और बेहतर भी कर पा रहे हैं। इस बार मेरे दोनों पेपर्स के लिए मेरे पास नोट्स थे और उन नोट्स में मैंने करंट अफेयर्स को ऐड ऑन किया हुआ था
और उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एंड में रिवीजन के लिए मुझे कुछ चाहिए, और वो मेरे पास वो नोट्स थे, प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट्स थे, और उसमें मुझे कौन कौन से थिंकर को लिखना है ये भी मेरे पास एक रेडी मटेरियल था। और कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी आएंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, जैसे आई थिंक इस बार कुछ ड्रामेटिक समथिंग से रिलेटेड था और वो मैंडेटरी में था। इसको देख के घबराना नहीं है, किसी को नहीं आता है। अगर 2 लोगों को आता है आप उनको वो एक्स्ट्रा 10 मार्क्स लेने दीजिए, बट आपको छोड़ना नहीं है। आपको उस सवाल से जो समझ में आ रहा है आप उसको लिखिए, मे बी वो आपको 1-2 नंबर तो फेच करा ही देगा, और वही फाइट है बेसिकली। एक बार आप लिस्ट में आ जाते हैं आपकी वो 1-2 नंबर की ही फाइट है। ये कहते हुए मैं आपको D-Day के लिए इसके लिए भी प्रिपेयर करूंगी कि 8 सवाल में से आपको 5 सवाल करने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंडेटरी होता है। तो 2 सवाल उन्होंने आपको बता दिए, अब 3 सवाल आपको चूज करने हैं इस तरीके से कि दोनों सेक्शंस में से आपके मिनिमम 1-1 सवाल हो। मतलब आप 1, 2, 3, 5, 6 ऐसे कर सकते हैं, बट आप 1, 2, 3, 4, 5 नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फिर B सेक्शन से कुछ नहीं चूज किया। ये आप पहले ही देख लीजिए कि आप 20 मार्कर वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं या 10 मार्कर वाले को, और उसके हिसाब से आप कैसे चूज करेंगे कि आपको लिखना है। कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है मुझे तो सब आता है, मुझे तो 8 के 8 सवाल के सारे सब पॉइंट्स आते हैं, मैं तो सब लिख सकता हूँ। आप ये देखिए आप इसमें से बेस्ट किस में परफॉर्म कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप जो क्वेश्चंस चूज कर रहे हैं उसमें डाइवर्सिटी हो। जैसे कि मैं कहूँगी कि वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ यूजुअली एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर 1 में, और वो थोड़ा डाइवर्स होता है ना। तो आप इसको चूज कर लीजिए। अब अगर आपने देखा कि एक और सवाल है उसमें भी वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ के 2 सवाल और हैं, अब आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मटेरियल होगा वो लगभग सिमिलर होगा। आप अपने डाइवर्स व्यू पॉइंट दीजिए, ताकि जब एग्जामिनर भी आपकी कॉपी चेक करें तो उनको लगे कि नहीं, इसने सब पे लगभग कुछ कुछ अलग लिख दिया है। इससे आप खुद सोचिए, अगर आप एग्जामिनर हैं और आप देख रहे हैं कि महिला के इसने 5 सवाल पे लगभग सिमिलर सिल्विया वॉल्बाय मेंशन कर दिया है, थियोराइजिंग पेट्रियार्की मेंशन कर दिया है, हाउसवाइफ्स एन ओकले यही मेंशन किया, क्योंकि देखिए मटेरियल तो वही है, आप लिखेंगे उसी के अराउंड। तो अब आपने 3 सवाल में इसको मेंशन कर दिया है। उससे बेटर है कि आपने एक विमेन इशू ले लिया, आपने एक इन्वायरमेंट का इशू ले लिया, आपने एक डिस्प्लेसमेंट का इशू ले लिया, एक वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ ले लिया। अब आपने अपने बहुत डाइवर्स सेट ऑफ नॉलेज को वहाँ पे दिखा दिया। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, और विद टाइम आप मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि अपना सिलेबस का कोई भी पार्ट छोड़ें। अगर आपके पास कम समय है आप उसका कोई छोटा मटेरियल ले लीजिए, बट उसको कंप्लीट कर लीजिए, किसी भी पार्ट को छोड़िए मत। जैसे कि मैंने मेंशन किया, स्ट्रैटिफिकेशन वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे छोड़ के ना जाएं। ये पक्की तौर से मैंडेटरी में एक सवाल आपका फंसेगा ही फंसेगा। मोबिलिटी क्या होती है, किस तरीके की होती है, इसमें आप अपने पेपर 2 के नॉलेज को यूज़ करिए कि कैसे कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी क्या है, या फिर हमारे यहाँ जो डोमिनेंट कास्ट है कैसे वो मोबाइल हो गई है, क्योंकि ये रीजंस हैं। आप दोनों के मटेरियल को दोनों में यूज़ करिए। जब आप इसको दोनों तरफ यूज़ करते हैं तो अगेन एग्जामिनर को पता चलता है कि इस बच्चे को समझ में आ गया है कि बात इस टॉपिक की हो रही है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस क्वेश्चन के आंसर में क्या रेलिवेंट है। अगर आपने वो पकड़ लिया तो वो एग्जामिनर भी समझेंगे कि इस बच्चे ने अच्छा कर दिया है। आप उस थीम को पकड़ के चलिए, खूब सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, और कभी भी एक सेट पैटर्न मत रखिए कि क्योंकि इस टॉपर ने ये कहा है मैं सिर्फ ये करूंगा। आप अपनी समझ यूज़ कीजिए, जो आपके लिए वर्कआउट करता हो वो कीजिए। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।